हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, वेलकम टू माइंड गेट। तो आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? माइंड जियोलॉजी। ठीक है। तो माइंड जियोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया था, है कि नहीं? यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कोल एंड कोल फील्ड्स। ठीक है। ये जो चैप्टर है इसको बोलते हैं अबाउट कोल एंड कोल फील्ड्स। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या रहेगा? इसका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, क्या क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ कोल कहाँ से हुआ है, रैंक ऑफ कोल क्या क्या होता है, कोल फॉर्मेशन पीरियड कितना लगा है कोल के फॉर्मेशन में, कोल के अंदर कुछ कुछ बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कोल का साइज होता है उसके ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, और कोल का एनालिसिस को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स। अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से कोल का क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है। तो आई गेस सब लोग रेडी होंगे। यस सर। जियोलॉजी का आप सबने अच्छे से गो थ्रू कर लिया है? बताओ। सर उसका पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ एक्चुअली वो आईडी कुछ क्रिएट होने में इशू हो रहा है, मेरा है, जिसके वजह से मैं अपलोड नहीं करा पा रहा हूँ। बट वो आज मुझे बताए थे वहां के माइंड गेट के टीम ने बताया था कि वो आज कैसे भी करके उन्होंने मेरा क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही क्रिएट होता है मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बट स्टिल देन जो मैंने क्लास में पढ़ाया आप लोग को कुछ याद है या नहीं, कि सब भूल गए? ऐसा याद है है। सर। है ना? ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा क्योंकि यस सर। सारे चैप्टर्स जितने हैं ना एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। यस सर। तो क्या है कोल, क्या होता है, व्हाट इज कोल? तो कोल का डेफिनेशन आई गेस सबको पता होगा। तो कोल इज ए सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट composed of stratified carbonized remains of plants and materials and categorized under solid fuels। ठीक है। तो मैं बताया था कि मेटल्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, ये फ्यूल्स मतलब, सॉरी, एक होते हैं आपके मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो एक होता है मेटेलिक मिनरल, एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल, और एक होते हैं फ्यूल मिनरल्स, है कि नहीं? यस सर। तो कोल क्या है? फ्यूल मिनरल में है। हम्म, और फ्यूल मिनरल में किस रूप में है? तो सॉलिड फ्यूल में है। ठीक है। अगर यही कोई लिक्विड होता, पेट्रोलियम होता, तो क्या होता, वो होता लिक्विड फ्यूल में, ठीक है। और जो गैसोलीन होते या गैसेस होते वो किस रूप में होता? वो गैस फ्यूल में काउंट होता। समझ में आया? तो कोल क्या है? कोल इज ए सॉलिड फ्यूल। तो इसके आगे चलो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। तो क्या क्या है? एक हो जाता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड में क्या आता है? कोक आता है, कोल आता है, वुड आता है, चारकोल आता है, बगासी आता है, लिग्नाइट आता है, और काउडंग, जिसको हिंदी में गोईठा बोलते हैं ना, ठीक है, यस सर। वो आता है। ठीक है। उसके सर बाद ये लिक्विड फूल बगासी में क्या कैसा आता है? रहता है सर? बगासी में आप लोग एक काम करता हूँ, और ये आप मान लो ना कि गन्ना देखा है, गन्ना? यस सर। ठीक है, उसका जो भूसा जैसे निकलता है ना, यस सर। ठीक है, जो कि जल सकता है, तो उस उसी चीज को, मतलब किसी भी चीज के जो फाइबर्स बोलो ना, प्लांट्स के या जो पौधे उगते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं ना, उसी को जी। बगासी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है। यस सर। तो इसको मैं दिखा फोटो भेज दूंगा। बगासी मतलब किसी भी चीज का हो सकता है बगासी। मतलब गेहूं जो धान उगता है ना खेत में, और यस सर। उसके बाद उसका जो रिमेन्स बच जाते हैं ना, नार जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हम्म। वो भी एक बगासी है। ठीक है। गन्ना हो गया, अच्छा। वो भी एक बगासी है। ठीक है। यस। तो वो हो गया बगासी। उसके बाद क्या है, लिक्विड। लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आते हैं? डीजल, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कुछ अगर उस तरह का निकले, और
कोल टार, कोल नहीं, कोल टार एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सेल ऑयल्स, अल्कोहल्स एंड एटसेट्रा। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि लिक्विड फ्यूल में काउंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, इन सब एग्जाम्पल्स को याद रख लेना है। ठीक है, गैसियस फ्यूल में क्या क्या आते हैं, लाइटनिंग गैस, कोक ओवन गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, वाटर गैस एंड नेचुरल गैसेस। मतलब किसी भी तरह के गैस के रूप में आप किसी भी, अगर उसको गैस को हम लोग एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह के फ्यूल में आ जाएगा, वो गैसियस फ्यूल में आ जाएगा। और चौथे में क्या आता है, न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल सबको पता होगा, यूरेनियम होता है। ठीक है, पता है कि नहीं यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे आप ऐसा समझ लो कि अगर 1 लाख टन कोल है और 1 केजी यूरेनियम है तो वो उतना ही एनर्जी देगा जितना 1 लाख टन कोल देगा। ठीक है, या उससे ज्यादा भी दे सकता है यूरेनियम एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए उसको रखा गया है, वो न्यूक्लियर फ्यूल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है यूरेनियम को। समझे? अब आ जाओ ओरिजिन ऑफ कोल के ऊपर। तो क्या इसमें लिखता है, it is believed that the coal seam as we see them today were formed out of plants and trees which grew on this earth in abundance millions of year ago। मतलब बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में एकदम क्या हुए थे, वो उगे थे हमारे अर्थ पे अंडर क्लाइमेटिक कंडीशंस which were far different than today due to earthquakes, tornadoes and other tectonic activities. This tree fell down and the plant material and trees were drifted to lakes, river valleys and seas by the water। जो हमने पढ़ा कि इंडिया में जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है वो किस थ्योरी में हुआ है, वो ड्रिफ्ट थ्योरी में हुआ। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट थ्योरी ऑकर है, उसका ड्रिफ्ट थ्योरी का ऑकरेंस इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनिक मैटर अंडर इट्स ओन वेट एंड द वेट ऑफ द सेडिमेंट अंडर विच गॉट बरीड was compressed and heat generated by such compression, the bacterial action and the absence of oxygen resulted in transformation of the plant material to hard semi burnt solid known as coal। मतलब जब विदाउट abundance ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन नहीं था और क्या हुआ, टेम्परेचर जब राइज हो गया तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिला, उस पे एक बैक्टीरियल एक्शन देखने के लिए मिला। और जिससे एज ए रिजल्टेंट क्या हुआ, एक हार्ड सेमी बर्न्ड सब्सटेंस बाहर आया, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम कोल के नाम से जानते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन accompanied by bacterial actions resulted in evolution of gas and that got trapped into the coal. It is Mars and clay deposit were changed into the shale and the sand into the sandstone। ठीक है, जो क्ले थे ना, गीली मिट्टी, वो आज किस रूप में देखे जाते हैं, सेल के रूप में मिल रहे हैं। और जो बालू था, जो सैंड था, वो आज किस रूप में मिलते हैं, तो सैंडस्टोन पत्थर के रूप में मिलते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं, है सैंडस्टोन में मिलते हैं कि नहीं, कोल जहां पे कोल सीम है वहां पे सैंडस्टोन मिलते ही मिलते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, अब मुझे बताओ आप लोग, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है? Sir, marble. लाइमस्टोन का, हाँ वेरी गुड, ठीक है, लाइमस्टोन का मार्बल होता है। ग्रेनाइट का? Gneiss होता सर। ठीक है, और ठीक है, अभी यही दोनों पूछूंगा, फिर भाई फिर बीच बीच में पूछते रहेंगे। It is the Mars and clay deposit were changed into the shale on the sand and sandstone. On the basis of origin, two theories are given by the scientist। कोल का जो डिपोजिशन है, साइंटिस्ट के द्वारा दो थ्योरी दिया गया। पहले थ्योरी को क्या बोला गया, इन सिटू थ्योरी,
एंड दूसरे थ्योरी को क्या बोला गया? ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मुझे लगता है मैं ड्रिफ्ट थ्योरी सबको पहले ही समझा दिया हूँ, तो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। ये सर पढ़ा दिए हैं सर। पढ़ा दें फिर से इसको? ठीक है, नहीं सर, बता दिए हैं आप पहले। बता दिया हूँ। ठीक है, तो वही है, यस। पेड़ पौधा है, वो ड्रैग होके गया एक जगह पे, देखो ये हीट हुआ इस पार्ट पे और बिना ऑक्सीजन के कंप्रेस हो गया, जिससे क्या हो गया? कोल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस यस तरह सर। के जो भी थ्योरी हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। और इंसिटू थ्योरी में क्या हुआ, इसको एक बार वो देख लो। According to this theory, the area where the vegetation grew subside the trees were submerged in the water which flew into the subsided area. They were buried beneath the earth and sand bought by the water. Fresh vegetation grew over the debris in the area and the process repeated over thousands of years. The heavy accumulation of plant material which formed coal in ब्रिटेन, मैंने बताया था कि आज के डेट पे ब्रिटेन में या इंग्लैंड में बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की थ्योरी से क्या है, कोल के फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं। किस थ्योरी में? इन सिटू में। द प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried in the large accumulation of plant clay and the earth sediments are preserved as fossil in many cases. They can be seen in coal associated rocks. जो एनिमल्स थे या जो भी प्लांट्स थे, कुछ कुछ क्या हो गए? फॉसिल के रूप में चेंज हो गए। ठीक है, जो क्या है, आज भी आप अगर रॉक में देखेंगे, होता नहीं कि पत्थर देखो तो उसके अंदर आपको फॉसिल्स दिखते हैं, कोई प्लांट के या कोई एनिमल्स के, कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो फॉसिल हमें देखने के लिए मिलता है ना इंडिया के अंदर, वो आप लोग देखोगे नेपाल में एक तरह का पत्थर मिलता है। ठीक है, नेपाल में एक तरह की पत्थर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। अरे यार बहुत ही कॉमन है। सालीग्राम, हाँ, सालीग्राम। ठीक है, क्या मिलता है? सालीग्राम। तो सालीग्राम के अंदर आप देखना वो फॉसिल ही है। उसका नाम सुने हो? सालीग्राम का नाम कोई लोग सुने हो कभी? सुने हैं सर। नहीं सुने हो? सिर्फ नाम ही ठीक बस है, सुने हैं। ठीक है, तो उसके पास गूगल सर्च करो। ठीक है, अभी सर्च कर लो, फोन पे गूगल सर्च कर लो सालीग्राम। ठीक है, और उसके अंदर देखो आपको फॉसिल्स दिखेंगे। सारे सालीग्राम के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई एनिमल के फॉसिल दिखेंगे। ठीक है, यस। बट क्योंकि ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उसको बहुत ही सैक्रेड स्टोन माना जाता है। ठीक है, सालीग्राम को, उसको विष्णु भगवान ऐसा माना जाता है कि वो विष्णु भगवान का रूप है उसके अंदर, सालीग्राम में। नेक्स्ट, द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेयर बरीड इन द, ये तो हो गया। ठीक है, और उनके रिमेन्स मिल गए। इंडिया में कहाँ पे ड्रिफ्ट थ्योरी में कोल का फॉर्मेशन हुआ है? किस जगह में? किस जगह में हुआ है इंडिया के अंदर? इंडिया में सर मोस्टली ड्रिफ्ट ही थ्योरी है सर। नहीं नहीं, सॉरी, इंडिया के अंदर इंसिटू थ्योरी में कहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हुआ है? सर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सर। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हुआ है, चलो वेरी गुड। अब क्या है, कोल का रैंक करते हैं। ठीक है, तो यस सर। एक्चुअली क्या है ना, कोल के मेजरली मेजरली चार कैटेगरीज होते हैं। हम लोग आते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट क्या होता है, गुड ग्रेड ऑफ कोल को क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइड। उसके बाद क्या होता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस। उसके बाद क्या होता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट। उसके बाद क्या होता है? पीट। पीट। ठीक है, सर ये बट लास्ट क्या ही है है ना? ना, सर हाँ, इसमें बहुत ये, लोग सब बिटवीनियस भी बोलते हैं, क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ। बट क्या हुआ है, अभी एक और नया कैटेगरी को ऐड किया गया है। ठीक है, जो कि लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच बीच का है, उसको बोला जाता है सब बिटुमिनस। ठीक है, यस। सब बिटुमिनस इसलिए कि उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है ना, वो लिग्नाइट से थोड़ा ज्यादा है, बट बिटुमिनस से थोड़ा कम है।
ठीक है। तो इसीलिए एक और नए कैटेगरी का फॉर्मेशन हो गया है, जिसका नाम पड़ गया है सब बिटुमिनस। जैसे सपोज दैट पीट के अंदर आपको है हम्म, 50% कार्बन कंटेंट, ठीक है। लिग्नाइट के अंदर 60% है, ठीक है। बिटुमिनस के अंदर 70 to 80% है, ठीक है। एंथ्रासाइट के अंदर मोर देन 90% है। बट ये जो एक बीच का वैकेंट रह गया ना, 80 to 60 के बीच में, तो अगर उस तरह के बीच में से कोई कार्बन कंटेंट आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगे हैं, एक और कैटेगराइजेशन करते हैं हम लोग सब बिटुमिनस पे, ठीक है। ये सारे कैटेगराइजेशन क्यों किया जाता है पता है? एक्चुअल रीजन क्या है? एक तो सबसे पहला रीजन है कि कोल के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, उसको हम लोग जान पाएंगे। उसको जानना क्यों जरूरी है कि कोल के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है? उसको जानना क्यों जरूरी है, ये बताओ। सर उसके हिसाब से सर कोल का यूज होगा सर। हाईएस्ट ग्रेड का है सर, तो स्टील के वगैरह के में काम आएगा सर। नहीं, और वहां पे मत आओ, वहां पे भी मत जाओ। बस एक सिंपल सा आंसर बताओ कि कार्ब वहां ठीक है, तुम सही जा रहे हो, बट एक सिंपल सा अगर आंसर पूछा जाए कि कोल का परसेंटेज क्यों हम लोग देखते हैं, कि कार्बन परसेंटेज क्यों देखते हैं, वो देखा जाता है टू नो अबाउट द एनर्जी ऑफ कोल। उस कोल से एनर्जी कितना निकलेगा, ठीक है कि नहीं? कोल का मेन रीजन क्या है कि हम हीट करेंगे और हीट से एनर्जी जनरेट होगा, यस सर। यस। ठीक है। तो एनर्जी कितना निकलेगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन कंटेंट को जानते हैं, ठीक। अब क्या है, ये क्यों जानना जरूरी है कितना एनर्जी निकलेगा? क्योंकि इस कोल का यूज जो भी इंडस्ट्री में होगा, पावर इंडस्ट्री में हो, ठीक है, या फिर कहाँ पे यूज हो सकता है, और स्टील इंडस्ट्री में हो, ठीक है, या फिर कोई और इंडस्ट्री में हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, पत्थर बनाना है मतलब ईटा बनाना है या कुछ भी बनाना है, किसी भी इंडस्ट्री में हो एक्स वाई जेड, ठीक है, मिसलेनियस किसी भी इंडस्ट्री में कोल का यूज हो, तो हमें मालूम रहना चाहिए ना कि हम इस कोल को अगर हम परचेस कर रहे हैं तो उसके अंदर से कितना हीट निकलेगा। मैं अगर एक एक होना तो चाहिए, एक मानक होना चाहिए ना, कि 1 kg में कोयला जलाऊं तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो मेरा काम कितने में होगा, ठीक है। तो ये चीज क्यों जानना जरूरी है? ये सारा चीज होता है ना फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मुझे मैं कोयला निकाल क्यों रहा हूं? मार्केटिंग के लिए, मैं बेचूंगा, है कि नहीं? तो उसका जो वैल्यू फिक्स होगा, कोयले का जो प्राइस फिक्स होगा, वो किस बेसिस पे होगा कि कितना कार्बन कंटेंट है। तो सपोज दैट तुम्हारे पास एक कोयला है, मेरे पास एक कोयला है, मैं बेच रहा हूँ 100 रुपए केजी में, तुम बेच रहे हो 120 रुपए केजी में, ठीक है। और ये मान लो कि एक कॉमन बायर है, वो क्या देखेगा, भाई मैं तो सस्ता वाला ले लूंगा, बट सस्ते वाले कोयले के अंदर क्या है, इसका कार्बन कंटेंट 60% है, बट 120 वाला के अंदर कार्बन कंटेंट क्या है, 80% है। तो अब कौन सा बाय करोगे आप लोग? यही बाय करोगे ना, यस सर। क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा, मतलब हीट निकलेगा, उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा और आपको उतना जल्दी आपका काम होगा। तो ये सारे चीज क्यों होते हैं? ये सारे चीज एक्चुअली किया जाता है मार्केटिंग के लिए, समझे? अब इसमें लिखता क्या है ये जान लो। Wood, peat, lignite, bituminous coal and anthracite are the main stages of transformation from the plant material to coal। पहले लकड़ी बना, लकड़ी से पीट बना, पीट से फिर क्या हुआ, कार्बोनेशन अच्छा हुआ तो लिग्नाइट नाइट। बना, फिर और कार्बोनेशन अच्छा हुआ तो बिटुमिनस बना, और कार्बोनेशन अच्छा हुआ तो एंथ्रासाइट बना। अब मुझे बताओ, ये डिफरेंस क्यों आया? यहाँ पे कुछ अलग पेड़ पौधा था क्या? ये जो बिटुमिनस कोल का जो पेड़ पौधा है और लिग्नाइट का जो है और पीट का जो है, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? ये क्यों ऐसा हुआ? ये कैटेगरी क्यों हुआ भाई? कोल तो कोल है, तो फिर ये सर चार क्यों? टाइम का सर। वेरी गुड। ये क्या हुआ? ये टाइम का खेल है। मतलब जो कोल जितने ज्यादा टाइम के लिए क्या हुआ, अंडर प्रेशर रहा, ठीक है, और जितने ज्यादा टाइम के लिए अर्थ के सरफेस में नीचे रहा, उसका क्या हुआ, कार्बोनेशन का प्रोसेस चलता रहा, और उसके अंदर कार्बन कंटेंट उतना ही अच्छा निकल के आया, समझे? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं सर, कह सकते हैं कि एंथ्रासाइट जो कोल है उसका डिपोजिशन सबसे पहले हुआ होगा,
तब ना वो एंथ्रासाइट है। यस सर। उसके बाद बिटुमिनस का, उसके बाद क्या होगा, लिग्नाइट का, उसके बाद पीट का। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो पीट क्या होता है, जो बहुत ही कम टाइम कार्बोनाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं वो कोल तो फॉर्म हुआ, बट उसका कार्बोनेशन का जो पीरियड था वो थोड़ा कम था। अगर उसको और कुछ हजार साल तक छोड़ दिया जाता तो फिर इस कोल का भी ग्रेड बढ़ सकता था। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है मैं लिग्नाइट कोल को बिटुमिनस का ग्रेड दे दूं और बिटुमिनस को अंथ्रासाइट का ग्रेड दे दूं? किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोल का कार्बन कंटेंट को बढ़ाया जा सके? हम्म। बोलो। नो सर। कैसे बढ़ाया जा सकता है? सर टाइम के साथ बढ़ेगा। नहीं नहीं, टाइम के साथ, अब टाइम कहाँ है हमारे पास? हमारे पास टाइम तो नहीं है ना। हम हमने तो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया है, हम तो हमारा तो यूज बहुत ज्यादा है। बट ऐसा क्या प्रोसेस है जो हम कोल का कार्बन कंटेंट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं? सर इम्प्योरिटीज निकालेंगे तो। वॉश। वो तो इम्प्योरिटीज फिल्टर कर दिया हमने, कार्बन कंटेंट कैसे बढ़ाएंगे? क्या होता है, आप लोगों ने कोल वासरी का नाम सुना है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो जनरली वॉशरी का काम क्या होता है ना, वो कोल के जो इम्प्योरिटीज है उसको वॉश करते हैं। ठीक है। बट कुछ कुछ वॉशरीज ऐसे होते हैं जो वॉशिंग करना मतलब ऐसा नहीं कि कोल को धो देना। कोल को एक बहुत बड़े से टब में डाला जाता है जिसमें पानी रहता है, और उसके अंदर फास्फोरस का एक कंपोजिशन मिलाया जाता है। किस चीज का? अब मान लो कि फॉस्फोरिक एसिड का एक कंपोजिशन मिलाया जाता है, जिससे कोल का कार्बन परसेंटेज में थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है। तो उस कोल का क्वालिटी जो होता है, ग्रेड जो होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि लिग्नाइट से बिटुमिनस बन जाएगा, नहीं। हम अगर हीट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ना, जीसीवी जो बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अगर देखेंगे, तो सपोज दैट एक कोयले का जीसीवी 6000 आ रहा था। ठीक है। तो अगर हमने उसको वॉशरी पे वॉश कर दिया और ये केमिकल्स मिला दिए, फ्लोटेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं फ्लोटेशन मेथड। ठीक है। हमने वो मेथड से अगर कोल को वॉश कर दिया, तो इसका जो जीसीबी है ये बढ़ के 6300 तक आ जाएगा, या 6400 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। समझे? तो वी कैन इंक्रीज द व्हाट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल, या एनर्जी। ठीक है। हम कोल के एनर्जी को बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग सम केमिकल्स। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आया समझ में? यस। अब क्या है देखो, anthracite being the final stage or higher rank that indicates high carbon content and the purest coal। तो इंडिया में एंथ्रासाइट कोल कहीं पे मिलता है क्या? यस जम्मू सर। कश्मीर साइड। कहाँ पे मिलता है? जम्मू कश्मीर। सर शायद सर मुझे अच्छे से पता नहीं सर, शायद जम्मू कश्मीर में। हाँ, नहीं, आप लोगों को सही पता है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ना, माउंटेनियर एरिया। यस ठीक सर। है। उस एरिया पे कहीं पे अभी वहां पे लीगल माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही सारा, पहले यूनियन टेरिटरी का रेस्ट्रिक्शंस था, अभी बहुत कुछ आर्टिकल्स वहां पे लगे हुए हैं। बट उस यस सर। एरिया में जो कोल का डिपोजिशन है, वो माना जाता है कि वो एक तो इंसिटू थ्योरी में है। ठीक है। यस प्लस, सर। ठीक है, प्लस वो सबसे ज्यादा टाइम तक कार्बोनाइजेशन हुआ है, जिसके लिए वहां पे एंथ्रासाइट कोल है। ठीक है। तो वहां पे एंथ्रासाइट कोल एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कोल देखने को मिलता है? बिटुमिनस सर। विटामिनस। बिटुमिनस कोल। इंडिया के अंदर एक और कोल मिलता है, उसको बोलते हैं ब्राउन कोल। ये किस कोयले को बोलते हैं? कुकिंग कोल को बोलते हैं सर। ना। बताओ।
ब्राउन कोल किसको बोलते हैं? सोचो थोड़ा सा। कोयले लिग्नाइट का होगा कलर सर। कैसा होता है? हाँ, कोयले का कलर कैसा होता है? जनरली ब्लैक होता है, ठीक है। यस सर। बट ब्राउन कोल ये दर्शाता है ना कि थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम है, कम है, यस सर, कार्बन ठीक है। कम है। उसका कार्बन कंटेंट कम है। पीट जो ग्रेड है वो इंडिया में बहुत रेयरली ही मिलता है, ठीक है। यस सर। लिग्नाइट मिलता है बट पीट ग्रेड नहीं मिलता है। बिटुमिनस का ही एक बॉटम ग्रेड मिल सकता है। बिटुमिनस लिग्नाइट का बीच बीच का सब बिटुमिनस कोल मिल जाता है, बट पीट बहुत कम देखने को मिलता है। तो लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल बोलते हैं। ये इसको नोट यस। डाउन कर लो कॉपी में। विच कोल इज नोन एज ब्राउन कोल, डैश दे के लिख लो लिग्नाइट कोल, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। या लिग्नाइट कोल इज अदरवाइज नोन एज विच टाइप ऑफ कोल, ऐसा। इसको कॉपी में लिख लो। हो जाए तो मुझे बता दो, लिख लिए तो। लिख लिया सर। चलो, नेक्स्ट क्या है? anthracite being the hydrogen indicates the highest carbon content and purest coal but does not necessarily have the maximum heating value which depends upon the percentage of carbon and hydrogen। देखो वो purest form of coal है, बट उसका यस। ये मतलब नहीं है कि उसका हीट वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। हीटिंग वैल्यू के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जो फैक्टर डिपेंड करता है वो क्या होता है? एक तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि कोयले का हीट वैल्यू क्या आएगा। पहले क्या था, इंडिया में जो क्लासिफिकेशन था कोल का ना, वो हीट वैल्यू पे था। उसका पूरा नाम था UHV। उसका मतलब क्या है? यूजफुल हीट वैल्यू, ठीक है। बट अब जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है GCV पे, जिसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। The transformation from wood to anthracite is accompanied by progressive elimination of hydrogen and oxygen and gradual increase of carbon content. The inorganic matter of the original plant material and whatever got mixed it during the built up of the heavy plant deposits constitutes what is known as ash in coal। मतलब क्या बोला? जो inorganic matters हैं, ठीक है, of the original plant material एंड उसके साथ जो भी चीज मिक्स हो गया, ठीक है। तो जो मिक्स हो गया कोयले में, तो जलने के बाद जो चीज बच जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एश, है कि नहीं? छाय, जिसको हिंदी में छाय बोला जाता है, ठीक है, कोल एश। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज हाईएस्ट इन एंथ्रासाइट is about 1.5 and lowest in lignite is about 1.2, whereas the specific gravity of bituminous coal varies from 1.28 to 1.4, ठीक है। सबका अलग अलग है, बट स्टिल देन अगर आपको मैं बोलूं एक कोयले का एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑन एन एवरेज आप लोग उसको 1.4 या 1.5, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? बताओ। किसी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी सब्सटेंस का उसके खुद के तुलना में वो उससे कितना ज्यादा भारी है, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं सबसे लोएस्ट या एक एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो हम लोग एयर को ही रेफरेंस लेते हैं। तो एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, ठीक है। एयर का मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और XYZ जितने भी यूनिट गैसेस सबके मिलके क्या बनता है? एयर बनता है। तो एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, और कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.5 है। मतलब कोयले का भार जो है वो एयर के कंपैरिजन में वो कितना भारी है? 1.5 टाइम्स। जहां पे 1.2 है वो 1.2 टाइम्स है, वहां जहां पे 1.4 है तो 1.4 टाइम्स है, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिग्नाइट नियरली 2400 किलो कैलोरी पर केजी
मतलब मैं जिसकी बात कर रहा था कि वो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो एनर्जी का यूनिट क्या है? KCAL, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है। एंड दैट ऑफ बिटुमिनस कोल वेरीज फ्रॉम 2500 से 6600 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब अगर हम 1 केजी कोयले को जलाएं तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा? तो 2500 से 6600 किलो कैलोरी पर केजी। और अगर लिग्नाइट कोयले को जलाएं तो लगभग 2400 किलो कैलोरी पर केजी। समझे? समझ में आया सबको? तुम लोग का- अरे हाँ कि नहीं बताओ, समझ में आया? यस यस सर, आ सर। गया। यस सर। ठीक है। ये वाला चार्ट को मैं चाहता हूं कि ये चार्ट को तुम, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आएंगे जब, ये इसको मैं पीछे बनाया हूँ तो फिर बाद में ही आएंगे। बट अभी ये समझ लो, ठीक है। The thickness of coal seam varies from few centimeters to nearly 140 meters in this country, but actually अभी जो डिस्कवर हुआ है ना, वो 168 meters हुआ है। ठीक है। But the thickness below 1.2 meter is considered uneconomic for coal extraction in India, though in Britain and Germany a coal seam of 1 meter to 1.2 meter thick is considered economically workable। ठीक है। बोलो, कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था क्या, बताओ। आप लोग ये समझ लो कि इंडिया के अंदर जो सबसे थिन कोल का सीम मिलता है, उसका थिकनेस जनरली 1 मीटर से 1.2 मीटर के आसपास है। और जो सबसे ज्यादा थिक है वो नियर अबाउट कहीं पे 165 मीटर है, कहीं पे 168 मीटर है। ठीक है। कहीं पे 160 मीटर है। ये आपको झिंगुर्दा सीम एक बोलते हैं। ठीक है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वहां का थिकनेस है। यस सर। ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रख लो। ठीक है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। हाईएस्ट थिकनेस एनसीएल ऑफ का कोल ही है सीम, पार्ट। हाँ एनसीएल का ही पार्ट है। 160 टू 165 मीटर के आसपास या 168 मीटर्स के आसपास ये वेरी करता है। ठीक है। इन दिस कंट्री बट थिकनेस, बट इंडिया में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोल सीम का थिकनेस 1.2 मीटर या उससे कम हो तो फिर उसका जो एक्सट्रैक्शन है ना वो अनइकोनॉमिक हो जाता है। मतलब हम उसको अगर निकालेंगे ना तो हमें प्रॉफिट नहीं होगी। ठीक है। बट स्टिल देन देखा गया है ब्रिटेन और जर्मनी वगैरह में, अगर वो लोग 1 मीटर का थिकनेस का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, फिर भी वो इकोनॉमिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिनरल का प्राइस उस हिसाब से हाई है। ठीक है। इंडिया में मिनरल का प्राइस उस हिसाब से, मतलब कोल का प्राइस उस हिसाब से कम है एज कंपेयर टू ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कोल फॉर्मेशन पीरियड। साइंटिस्ट कंसिडर द एज ऑफ अर्थ एज ए प्लानेट ओवर 4,000 मिलियन ईयर्स। मतलब अर्थ का जो एज है वो 4,000 मिलियन ईयर्स के आसपास पुराना है। ठीक है। द इंडियन कोलफील्ड्स वर फॉर्म ड्यूरिंग टू मेन जियोलॉजिकल पीरियड्स, ये मैं बताया था। इंडियन कोलफील्ड की कौन से दो पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है? एक होता है परमेन पीरियड और दूसरा होता है टर्शियरी पीरियड। मतलब ये जियोलॉजिकल पीरियड का दो सब पीरियड है, जिसको क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है परमेन पीरियड और एक को बोला जाता है टर्शियरी पीरियड। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि गोंडवाना लैंड जो था, ठीक है, तो उसी को बोला गया गोंडवाना पीरियड। ये क्या है? ए सब पीरियड ऑफ परमेन इज नोन एज गोंडवाना पीरियड एंड द सीरीज ऑफ रॉक्स formed during that period are known as rocks of Gondwana system, spreaded over the regions of Bengal, Bihar, Odisha, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र। They possess bituminous coals and produce nearly 97% of total production in the country। ठीक है। तो इस पीरियड पे जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उसको क्या बोला गया है? वो उसको कौन सा पीरियड बोला गया? उसको परमेन पीरियड बोला गया। और परमेन का अगर एक सब पीरियड की बात किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोंडवाना पीरियड। तो इसी पीरियड के दौरान में इंडिया में 97%
जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है वो इसी पीरियड के दौरान में हुआ है। कुछ कोल का फॉर्मेशन कब हुआ? टर्शियरी पीरियड में हुआ। ठीक है। द टर्शियरी पीरियड कोल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ Eocene and Pliocene are available in Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Jammu Kashmir, Kutch, Rajasthan, and Niveli, Tamil Nadu as a deposit of lignite और stage between lignite and bituminous, जिसको बोलाता है सब bituminous। ठीक है। as in the case of Assam and other areas of northeastern India. The tertiary coal of northeast India are altogether of different origin compared to the Gondwana coals and are very low in ash, high in sulfur. Some of them have very high caking index and medium coking. Their total production accounts for only 2% of coal output in the country. इसका मतलब समझ लो आप लोग कि इन सब टर्शियरी पीरियड का जो कोल है और खास करके जो कहाँ पे मिलता है, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, कश्मीर, इन सब एरियाज में जो मिलता है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से वहां पे जो मिल रहा है उस कोयले के अंदर क्या है, एश का परसेंटेज कम है, मतलब इम्प्योरिटी कम है और सल्फर कंटेंट ज्यादा है। जितना ज्यादा सल्फर कंटेंट उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि कोल के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो आप लोग क्या करो, कॉपी में लिख लो, द कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है। कॉपी में कहीं पे लिख लो, द कोल कंटेन्स कार्बन, कॉमा, पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा, हाइड्रोजन, कॉमा, नाइट्रोजन, कॉमा, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब ब्रैकेट में वहां पे लिख लेना है, इंडियन कोल contains mainly more sulfur and phosphorus. Indian coal contains mainly more sulfur and phosphorus. हो गया, लिख लिए? लिख लिए सब लोग ना, कि छूट गया किसी का? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। लिख लिए मैंने जो लिखाया अभी? हाँ सर। चलो, अब क्या है, हाँ ये मैंने बता दिया कि टोटल कंट्री का प्रोडक्शन का बस 2% ही वहां से निकल पाता है, क्योंकि वो एक तो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है और वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो इसीलिए उसको एक्सट्रैक्शन रेट थोड़ा स्लो है। ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। इस पे क्या क्या है, देखो इसको याद करने का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है। कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से कोई एरा को कैसे डिफाइन करते हैं, उस एरा का कोई पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, उस पीरियड का एज कितने मिलियन ईयर्स का था और वहां पे क्या लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। और उसमें क्या क्या देखते हैं मैं अभी बता रहा हूं। तो एक आता है आपको क्वाटरनरी एरा। ठीक है। इसके अंदर क्या है, रिसेंट पेलियोस्टेसेंस। ठीक है। इस पीरियड को बोला जाता है रिसेंट प्लाइयोस्टेसेंस। ठीक है। जिसका एज मिलियन ईयर में देखा जाए तो 0.1 से लेके 1 मिलियन ईयर। ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ईयर्स। ठीक है। तो 10 लाख साल पुराना है। ठीक है। ये पीरियड 10 लाख साल तक एग्जिस्ट किया, जिसमें लाइफ का डेवलपमेंट किसका हुआ, लिविंग एनिमल्स एंड एडवर्टेंट ऑफ मैन। ठीक है। मतलब ह्यूमन का चेंजिंग होने लगा था। ठीक है। टर्सेरी और केइनजोइक एरा, इसमें इसके पीरियड्स क्या क्या थे, इसके पीरियड्स थे प्लायोसेन, माइकोसेन, ओलियोजेनोसेन एंड ओयोसेन। ये सब जो पार्ट है ना, ये
बस आपको ओवरलुक कर लेना है, ठीक है। इनके एज देख लो, 12 मिलियन ईयर्स था, मेलियोसेन का 25 मिलियन ईयर था, और ओलिजेंस का 40 था, और इयोसेंस का 60 मिलियन ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुए थे, फर्स्ट प्लेसेंटल एनिमल्स का जन्म हुआ था, ठीक है। हमें देखना है एक सेरेट्रिक एरिया और एक जुरासिक एरा, ठीक है, और ट्रायस्टिक एरिया। ये जो एरिया एरा है ना, जुरासिक एरा जो हम लोग बोलते हैं, इसको भी वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता है, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा है। तो उनके एज देख लो, 110 ईयर्स, जुरासिक एरा का 150 ईयर्स एंड ट्रायस्टिक एरा का 180 ईयर्स। इसमें क्या थे, जाइंट रेप्टाइल्स एंड एमोनिटीज बट बिकम एक्सटिंक्ट एट क्लोज ऑफ दिस पीरियड। ये जब से पीरियड स्टार्ट हुआ और जब से इसका खत्म हुआ, तो बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, बट ये 110 मिलियन ईयर्स के अंदर खत्म हो गए, ठीक है। जुरासिक एरा में फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड्स, ये क्या हुए, ये धरती के अंदर से उत्पन्न हुए, ठीक है। और ट्रेस्टिक एरा जो कि 180 मिलियन ईयर्स तक चला, इसमें क्या क्या आपको रेप्टाइल्स मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में डायनासोर मिला, ठीक है, और प्रिमिटिव मैमल्स मिले, ठीक है, जिनका रूप चेंज हो गया था, अलग अलग रूप में मैमल्स मिलने लगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट एरिया में, प्राइमरी और पालियोजोइक एरा, ठीक है। इसी में क्या है देखो, ये आता है परमेन, इसका पीरियड क्या है, परमेन पीरियड। इसमें क्या हुआ, कार्बोनिफेरस हुआ, मतलब कोल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये इस पीरियड में हुआ, इस एरा में, प्राइमरी और पैलियोजोइक एरा। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर खुदा ना खास्ते क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया, तो आप लोग इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। कोल का फॉर्मेशन किस एरा में हुआ है, तो प्राइमरी और पैलियोजोइक एरा में हुआ है, और उसके अंदर परमेन क्या था, परमेन पीरियड में हुआ, ठीक है। और परमेन पीरियड और टर्शियरी पीरियड, मेन दो पीरियड थे, उसके अंदर हुआ। और इसका जो टाइम साइकिल था इस एरा का, वो 215 मिलियन ईयर्स थे। कितना था, 215 मिलियन ईयर्स। इसमें क्या क्या है देखो, राइज ऑफ रेप्टाइल्स, ट्राइलोबाइट्स डिसअपियरेंस, 275 लार्ज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का उत्पत्ति हुआ, और फर्स्ट ओरिजिनल रेप्टाइल को देखा गया, ठीक है, इस एरा में। और कार्बोनिफिकेशन हुआ है। और क्या था, डेवोनाइन एरा, डेवोनियन इसको बोलते हैं एक्चुअली। इसका ये कितने मिलियन ईयर्स तक चला, ये 325 मिलियन ईयर्स तक चला है, ठीक है। इसमें क्या है, एज ऑफ फिशेस, फर्स्ट एम्फीबिया, एबंडेंट कोरल्स एंड ब्रैकोसाइट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ग्रेफोलाइट्स डिसअपेरेंस एट द एंड। तो इसके अंदर ये सब हुआ, ठीक है। फिर आ जाओ कैम्ब्रियन, ए ऑर्डोविशियन एरा, इसका कितना था एज, इसका 450 मिलियन ईयर्स तक एज था। यहाँ पे एबंडेंट मतलब बहुत ही मात्रा में ट्राइलोबाइट्स एंड ग्राफोबाइट्स कुछ मिले थे, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैम्ब्रियन एरा क्या चला, 600 मिलियन ईयर्स तक चला। यहाँ पे क्या हुआ, एबंडेंस ऑफ ट्राइलोबाइट्स। फिर आ जाओ प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। इसका एरा भी सेम है और पीरियड भी सेम है। ये कितने साल चला, ये 1500 मिलियन ईयर्स तक चला। इसके अंदर क्या हो गए, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद आ जाओ आर्कियन एरा, सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ना, इसको आप लोग यहां से उल्टा जाएगा, ठीक है। ये सबसे पुराना एरा और पीरियड है, ये सबसे पुराना, उसके बाद ये, उसके बाद प्राइमरी और पैलियोजिक जहां पे परमेन पीरियड हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये, और उसके बाद टर्शियरी पीरियड, ठीक है। और अभी जो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, वो ये एरा है, जिसका एज कितना हुआ है, 1 मिलियन, ठीक है, ईयर्स, मतलब 10 लाख साल हुआ है अभी। तो जियोलॉजी में 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल बहुत ही कम पीरियड है, समझे। फिर आ इतना रहा है समझ याद में। ही नहीं हो पाएगा सर ये। तो इसको याद नहीं करना है, बस आप लोग ये समझ लो ना कि जियोलॉजी कितना पुराना है अर्थ का। यस। 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जहां तक हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। 4000 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 4000,
ठीक है, कितने में आ जाएंगे उसको हिसाब कर लेना, जीरो 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 बिठा के। वो उतना पुराना हमारा अर्थ है, बट कोल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आप लोग इसमें इस चार्ट में से क्या याद रखना है ना, ये वाला पार्ट को याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी एरा में हुआ था, और प्राइमरी एरा का एक पीरियड था जिसको बोला गया परमेंट पीरियड, और उस परमेंट पीरियड का जो साइकिल था वो 215 मिलियन ईयर्स का था। इतना तो याद रखोगे ना, बस ये तीन ठो। यस सर। ये इसको लिख लो कि द कोल वाज द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस और कार्बोनिफिकेशन प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन पैलोजोइक एरा इन द परमियन पीरियड, ठीक है, विच वाज लास्टेड अराउंड 215 मिलियन ईयर्स, जो कि 215 मिलियन ईयर्स तक चला है, तब जाके ये कोल बना है। ऐसे 1000 2000 5000 साल में नहीं, 215 मिलियन साल में बना है। समझे? और एक चीज याद रख लेना है, सबसे बड़ा एरा कौन सा था, तो आर्कनियंस का था, ठीक है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जुरासिक के बारे में तो सबको पता है, जुरासिक पार्क देख देख के, जी। डायनासोर ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ठो, ठीक है। ये क्या है, कोरिलेशन ऑफ द लोअर गोंडवाना स्ट्राटा इन इंडिया, ठीक है। तो एक बेसिन भी होता है, बेसिन मतलब पता है, अर्थ का बेसिन होता है, ठीक है। सर बेसिन मतलब सर कटाव वाले भाग सर, हाँ, बेसिन पानी कहने का से। मतलब, हाँ ये ऐसा पार्ट जो कि पानी के ये से धार से कट गया है, और वहां पे कुछ गड्ढे टाइप का या कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया है, जहां पे कुछ खाली वॉइड स्पेस हो गया, ठीक है, उसको यस। बोलते हैं बेसिन, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो ये क्या बोलता है, तो द अपर गोंडवाना सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ महादेवा सीरीज, पंचमढ़ी स्टेज, जबलपुर स्टेज, बट प्रैक्टिकली नो कोल, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, जब गोंडवाना सिस्टम में देखा गया, तो ये सारे एरिया जो आज एग्जिस्ट करते हैं, ये आज के हिसाब से इनका नाम है, ठीक है। तो वहां पे क्या मिले, कोल के एग्जिस्टेंस नहीं मिले, बट गोंडवाना डिवीजन में क्या हुआ, ठीक है, एक यहाँ पे एक सीरीज आता है कोलफील्ड का, तो यहां से ध्यान से समझो, द गोंडवाना सिस्टम और एज कार्बोनिफेरस टू जुरासिक एरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक है पेंसेट सीरीज या पंचेत सीरीज को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोअर गोंडवाना सिस्टम का था, ठीक है, जो कि क्या हुआ, दमोदा सीरीज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ये दमोदर सीरीज को यहाँ पढ़ लेना, और ये तालचेर सीरीज को यहाँ पे पढ़ लेना। कैसे मैं बता रहा हूँ, दामोदर वैली के बारे में आप लोग जानते हैं? सुने हैं सर। यस सर। दामोदर वैली क्या है, दामोदर एक रिवर है, कहाँ पे है, सर फर्स्ट माइनिंग किया गया था ना सर। दामोदर एक नदी है, कहाँ पे है, दामोदर रिवर एक्चुअली झारखंड में है, ठीक है, मेजर पार्ट इसका झारखंड में है, कुछ पार्ट इसका वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। दामोदर का मेजर पार्ट कहाँ पे है, झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है। तो यही सारे मेन रिवर्स हैं, ये पढ़ाने का मतलब क्या है, कि मेजर रिवर्स कौन से थे जहां पे जिनके बेसिन के आसपास में कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो गोंडवाना डिवीजन में एक पंचेत सीरीज आता है, उसके बाद दामोदर वैली, वैली मतलब क्या है, वैली मतलब पहाड़ों का हिस्सा, ठीक है। तो हिली एरियाज को वैली बोलते हैं, तो दामोदर वैली है, सोन एंड महानदी वैली, ठीक है। तो सोन क्या है, एक रिवर है, महानदी क्या है, एक रिवर है, सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा भी वैली है और रिवर है, ठीक है। वर्धा वैली एंड गोदावरी वैली, तो ये सारा वैली का नाम कैसे पड़ा है, ये सारा वैली का नाम रिवर के ऊपर से पड़ा है, या रिवर का नाम वैली के साथ साथ पड़ा है, जो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोल के सीरीज मिलते हैं ना,
वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के हिसाब से। ठीक है, ये आप लोग समझ लो कि अगर आप लोग माइन इंस्पेक्टर का एग्जाम देते होते ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। बट एमसीएल के हिसाब से बस इसको क्या करना है, आप लोग ओवरलुक कर लो कि पंचायत का जो सीरीज है इसमें क्या क्या आते हैं। रानीगंज मेजर्स और स्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर कोल मेजर्स। और क्या आता है, बैरन मेजर्स और आयरन स्टोन सेल्स। बढ़ाकर मेजर और स्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर कोल मेजर्स। अभी जो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, ये देखो ये है टालसीर सीरीज। ठीक है, ये टालसीर सीरीज का एक पार्ट था दामोदर वैली का, जहां पे रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो उसको भी टालसीर ही बोला गया, उसको भी टालसीर ही बोला गया। सारे पार्ट में जो बॉटम पार्ट थे ना, जहाँ पे अपर स्टेज ऑफ कार्बोनिफिकेशन हुआ, मतलब कार्बोनिफिकेशन का सबसे पीक स्टेज जो हुआ ना, वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, और इनका एज क्या क्या है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जो पंचेज सीरीज है इसका क्या था, ये लोअर ट्राइस्टिक था। तो इस चार्ट के हिसाब से देख लेना है कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अपर परमेन पीरियड कहाँ पे मिलेगा, मिडिल परमेन कहाँ पे मिलेगा, लोअर परमेन कहाँ पे मिलेगा, और अपर कार्बोनिफिकेशन किस किस पार्ट में मिलेगा। तो ये जितना भी कुछ हुआ है, ये सारा प्राइमरी एरा में हुआ है। कौन से एरा में, मतलब कोल का फॉर्मेशन और कोल के आसपास का जो वैली का फॉर्मेशन है, वो सारा जो है वो प्राइमरी या पैलियोजोइक एरा में हुआ। इतना तो याद रख लोगे, यस। बस इतना याद रख लो चलो। कोल का फॉर्मेशन या उसके आसपास के जो भी वैली है या जो भी स्टोन है। स्टोन एज एक होता है ना, आप लोग पढ़ा होगा स्कूल में, स्टोन एज जब पत्थर सारे डेवलप हुए थे, अर्थ के अंदर आए थे। ठीक है, तो उन सब का जो वैली में फॉर्मेशन हुआ है, वो सारे इस पीरियड में, इस एरा में हुआ है। ठीक है, तो एरा अलग चीज है, पीरियड अलग चीज है। समझे कि सब दही हो गया। यस यस, देखेंगे दोबारा, सही है। थोड़ा थोड़ा तुम लोग को टाइम लगेगा। ठीक है, ये जनरली ये चीज कोई लोग पढ़ते नहीं है, इसको स्किप क्वेश्चन करके सर, निकल जाते हैं। इसके सर ठीक क्वेश्चन है, बनते ही नहीं है सर। हाँ, अब देखो, अब इसके क्वेश्चन बनते ही नहीं क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे। बट अब कैसे कहोगे, अब तो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है ना। नहीं 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 सर, मतलब आते ठीक हैं है, ऑप्शन, मतलब हमसे नहीं बनते हैं, हाँ ये कह रहा हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा टाइम देने का चीज है। आपको क्या करना होगा ना, आपको जियोलॉजी को समझना होगा। मतलब कहानी की तरह देखो, उतना टाइम थोड़ा सी कमी है हमारे पास, नहीं तो मैं आपको यस। बड़ा बढ़िया कहानी समझाता कि अर्थ का जियोलॉजी क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग जियोलॉजी है। और कोई अगर बोल देना कि मैं जियोलॉजी पूरा जानता हूं, भाई वो तो एकदम झूठ बोल रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, रिसर्चर्स, कोई नहीं जान पाए। अब अर्थ के मिस्ट्री को अनलॉक कर लिया क्या लोगों ने, कभी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी क्या हैं, हम लोग एक एरा में हैं। कौन से एरा में है, इस एरा में है। ठीक है, अब ये एरा का लाइफ कितना चल गया देखो, तुम एक एक चीज तुम देखते जाओ, एरा का टाइम पीरियड कम होते गया है कि नहीं गया है। यस। ठीक है, तो ये 25 था, ये 12 था। ठीक है, और अभी इसका एज, अभी जो हम लोग जिस एरा में चल रहे हैं, इसका एज 1 मिलियन ईयर हुआ है। तो हाफ हाफ होते गया है। तो 12 का हाफ आप मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगा, वो शायद 6 मिलियन ईयर्स तक करे, हो सकता है। यस। तो अब पता नहीं हमारे बाद हम जब तक जिंदा रहेंगे, वो तो हम, इंसान कितना जिंदा रहेगा, 100 साल, बहुत ज्यादा तो 150 साल, उससे ज्यादा तो नहीं जिंदा रहने वाला है। ठीक है, और ये एरा कितने कितने के होते हैं, 10 लाख साल के। एक 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 मतलब आप समझ लो कि कुछ भी नहीं, उसका एक एक 0.1% भी हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब पता नहीं कुछ हजारों करोड़ों साल के बाद फिर कोई और पढ़ता होगा ऐसे चार्ट निकाल के, बोलेगा अच्छा इस टाइम पे 2 पैर वाले इंसान रहते थे, उस टाइम पे हो सकता है 1 पैर वाले इंसान रहे या ना रहे, कोई और रहे। ठीक है, सही तो बात। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत वास्ट है ये। ठीक है, और थोड़ा टाइम नहीं है हम लोग के पास, नहीं तो मैं इसको बढ़िया से बताता आप लोगों को। खैर ठीक है, पढ़ेंगे इसको फिर से। सर इसके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना सर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के? हाँ देखो, इससे मैं बोल रहा हूँ ना, इससे मेन अभी तक क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं ये कोल इंडिया के एग्जाम में। ठीक है, बट आप लोग को क्या करना है, अगर जनरल साइंस की बात किए जाए ना, तो ये यस वाले सर। पीरियड को याद रख लो।
ठीक है। और अगर कोल के हिसाब से बात किया जाए तो कम से कम ये तीनों पार्ट को याद रख लो, ठीक है, कि पैलेजोइक एरा में परमियन पीरियड में कोल का कार्बोनिफिकेशन हुआ, जिसका टाइम पीरियड 215 मिलियन ईयर्स था। कम से कम इतना याद रख लो एक सिंगल लाइन में, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सपोज दैट यहाँ से, कि कोल का फॉर्मेशन कौन से एरा में हुआ, अब लोगों ने पढ़ा है गोंडवाना कोलफील्ड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बट एरा तो किसी ने पढ़ा नहीं। अगर क्वेश्चनर होता तो अगर ये क्वेश्चन बना दे तो फिर तो फंस जाएंगे। देखो कुछ कुछ चीज आउट ऑफ द वे जाके करना होगा। एग्जाम में क्या है, सपोज दैट अगर 50 स्टूडेंट है, तो अगर 50 को 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस 50 को नौकरी मिलेगा? वो 50 में से शायद 49 क्वेश्चन सबको आते होंगे, कोई एक क्वेश्चन होगा जो सिर्फ एक लोग को या 10 लोग को आता होगा, ठीक है। तो वही क्या बनाता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, वही एक क्वेश्चन, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है आप लोग को 10,000 क्वेश्चन और भी पढ़ना पड़े, मे बी। बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है। बट डरना नहीं है यार, ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी। फिर आ जाओ, क्या लिखता है, सेमी एंथ्रासाइट कोल इज अवेलेबल ओनली इन फ्यू। आप लोग जानते हैं, कभी कभी न्यूज में देखा होगा, बिहार में कोयला मिल गया, राजस्थान में कोयला मिल गया, ऐसा गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि नहीं करती है? अरे करता है कि नहीं करता है? या यहाँ पे गोल्ड मिल गया, वहां पे कॉपर मिल गया इस पार्ट में, यस ऐसा सर। होता है ना? तो क्या उनको आज मिला है क्या? ये साले बहुत चालाक है, ठीक है। इंडिया में एक डिपार्टमेंट काम करता है, वो डिपार्टमेंट का नाम पता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI, वेरी गुड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके पास भर भर के पूरे इंडिया के बारे में हर एक पॉइंट का डाटा है। इन्होंने पूरे इंडिया में बोरहोल कर करके छेद कर दिया है, और इनको हर कुछ पता है, कहाँ पे क्या मिनरल है नहीं है। बट ये चीज सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, ये चीज बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। तो जैसे 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 कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाना होता है, डेवलप करना होता है, ग्रोथ करना होता है। अब जैसे हम, चाइना बोल रहा है कि मेरे पास इतना टन तो चाइना के पास आज से नहीं है वो डाटा, वो डाटा बहुत साल पहले। अब चाइना उसको क्या किया, एज ए वॉर यूज कर, मतलब अपने एज ए वेपन यूज कर दिया। भाई अब मेरे पास इतना गोल्ड आ गया, तो अब मैं क्या हूं, अब मैं और ज्यादा पावरफुल हो गया हूं। फिर इंडिया डिक्लेयर करेगा मेरे पास भी इतना मिलियन टन का गोल्ड का रिजर्व निकल गया। तो अब क्या हुआ, अब इंडिया चाइना में कंपटीशन हो गया कि भाई इंडिया के पास भी इतना गोल्ड निकल गया। फिर कोई कंट्री अपना छुपाया हुआ चीज क्या करेगा, मतलब अपने छुपाए हुए हथियार धीरे धीरे निकालते हैं लोग, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है, इनको सब पता है कहाँ पे क्या है पहले से ही, ठीक है। तो एज ए माइनिंग इंजीनियर आप लोग मत चौंक जाना कि अरे भाई यहाँ पे ये मिल गया, नहीं। आप ऐसा बिहेव करना कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि GSI के पास सारे डेटा हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। GSI हर दिन 200 150 जगह पे एक्सप्लोरेशन करता है, हर दिन वो 50 या 60 बोरहोल मारता है, ठीक है। हमें पता नहीं है, बट ये चीज चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फिर क्या है, सेमी एंथ्रासाइट कोल इज अवेलेबल ओनली इन फ्यू स्मॉल पॉकेट्स लाइक दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर, वेयर द हीट ऑफ इंटेंस माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट ऑफ द सब हिमालय जोन कन्वर्टेड पैचेस ऑफ सेमी बिटुमिनस कोल इनटू सेमी एंथ्रासाइट, ठीक है, सेमी एंथ्रासाइट में चेंज हुआ है। एट राजहरा कोलेरी, पलामू डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ये अब बिहार नहीं है, ये अब झारखंड है, ठीक है। पलामू डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? झारखंड में सर। ये राजहरा कोयलेरी कहाँ आता है पता है, किस सब्सिडरी के अंदर आता है? CCL, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, ठीक है, रांची के आसपास है। द कोल दैट इज एक्सट्रैक्टेड इज समटाइम्स कॉल्ड एज सेमी एंथ्रासाइट बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है। इसके क्यों इसको सेमी एंथ्रासाइट बुलाता है? अच्छा मुझे बताओ, अब झारखंड जो है ना, वो किस तरह का स्टेज है, वो किस तरह का स्टेट है, मतलब जियोलॉजिकली वाइज, ठीक है।
जियोलॉजिकली वाइज जो झारखंड है ना, वो क्या है? वो एक प्लेट्यू जोन है कि नहीं? प्लेट्यू जोन है कि नहीं? जिनको नहीं पता है, तो झारखंड एक प्लेट्यू जोन है, ठीक है। और ये कौन से प्लेट्यू में आता है इंडिया का? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। छोटा नागपुर, जिनको नहीं छोटा। पता है गूगल सर्च करके देख लें, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। तो जहां पे प्लेट्यू होगा वहां पे क्या होगा? एक जगह पे अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, यही होता है ना प्लेट्यू, ठीक है। यस। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जोन में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के चलते क्या हुआ, कुछ कुछ पार्ट पे, जैसे कि ये बोला गया राजहरा कोलेरी पलामू डिस्ट्रिक्ट पे जो कोल का फॉर्मेशन मिला ना, वो देखा गया सेमी एंथ्रासाइट टाइप का कोल यहाँ पे मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि एंथ्रासाइट कोल कहाँ का फॉर्मेशन होता है? देखा गया हिली एरियाज में होता है, ठीक है। तो क्योंकि झारखंड भी एक हिली एरिया है, तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, आप मान लो कि मैप में देखोगे तो इतना छोटा सा पार्ट में जो कोल का सीम मिलता है, वो सेमी एंथ्रासाइट टाइप का है। मतलब उसके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, समझे? यस। मतलब बिटुमिनस से ज्यादा, एंथ्रासाइट से कम, तो इसलिए उसको बोल दिया गया सेमी एंथ्रासाइट, ठीक है। बट ये जनरली देखा नहीं जाता है, बट अगेन वही बात आ गया कि यू हैव टू बी स्पेशल, तो याद रख लेना है इसको, ठीक है। कितने लोग हैं आज क्लास में वैसे? 6। कौन कौन है? विवेक, आशीष, मीरा, राजेश, सागर, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, कोल के बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ इम्प्यूरिटी होते हैं कोल सीम के अंदर। क्या होता है? कोल सीम के अंदर कुछ इम्प्यूरिटी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं कोल बैंड्स, है कि नहीं? मालूम है कि कोल बैंड्स नाम का कोई शब्द भी होता है, यस सर। ठीक है। तो ये बैंड क्या है? वो एक तरह का इम्प्यूरिटी है जो कोल सीम के अंदर इनहेरिटेंट है, मतलब वो पहले से ही बना हुआ है। तो हमें उस बैंड्स के बारे में जानना होगा। वो बैंड्स दिखता कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, उसको जानना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखता है? द बिटुमिनस कोल, इंडिया में मैक्सिमम कोल क्या है? बिटुमिनस है। तो द बिटुमिनस कोल कंटेन्स 4 डिफरेंट विजिबल बैंड्स। बैंड्स तो बहुत है, बट विजिबल बैंड जो होते हैं वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से है, वो बन गया, हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंड्स आर प्रेजेंट इन कोल? आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइप्स। बैंड्स के नाम क्या क्या है? विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजेन। ये 4 टाइप के बैंड्स मिलते हैं, ठीक, ठीक है। यस। विच आर रॉक, विच आर रॉक टाइप एंड नॉट केमिकल एंटिटी, जो कि पत्थर के रूप में है, ना कि कोई केमिकल एंटिटी है। 10 डिफरेंट vitrains have different chemical compositions. All the 4 bands are not present in the same sample of the coal, and very often only 2 bands exist. But देखा गया है कि चारों तरह का बैंड एक ही कोयले के सीम में या एक ही साथ नहीं मिल जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइप के बैंड्स एक ही साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कोल में कितने बैंड्स हैं? 4। क्या क्या नाम है? विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजेन। अब विट्रेन होता कैसा है? विट्रेन का मतलब क्या होता है? इट फॉर्म्स द ब्राइटेस्ट लेयर, विटरियस इन टेक्सचर इन कोल सैंपल एंड इज टू बी सीन इन हाई क्वालिटी कोल्स। इट इज फ्राइबल। फ्राइबर का मतलब क्या? भुजा बना देना। यहाँ पे फ्राइबल का मतलब क्या है? मतलब एकदम अरे बताओ। फाइन सर, छूने में मतलब चिकना हो सर, ऐसा। वो तो हो गया स्मूथ सरफेस उसका, ठीक है, जो कि यस। चमक रहा है। फ्राइबल का मतलब क्या हो गया? वो टुकड़े में बढ़ जाता है,
अगर आप उसको हाथ से क्रश कर दो ना, जो जो हाथ से क्रश करने से टुकड़े में बढ़ जाए, उसको बोलते हैं फ्राइबल, माइनिंग सर टर्म में। जो ग्लॉसी ग्लॉसी जो साइनिंग करता है, छोटा छोटा उसके अंदर जो पार्ट्स रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या है देखो, इट इज द ब्राइटेस्ट लेयर, विटोरियस इन टेक्सचर इन कोल सैंपल एंड सीन इन हाई क्वालिटी कोल्स। ठीक है, जो हाई क्वालिटी के मतलब जो बिटुमिनस से अच्छे, या बिटुमिनस में अच्छे ग्रेड के जो कोल होते हैं, उसी में दिखते हैं। तो मैंने एक दिन पहले दिन ही बताया था, कोल क्या है, एक सॉफ्ट रॉक है। तो अगर उस बैंड को आप हाथ में लो और अगर हाथ से दबा दो तो क्या होगा, वो बैंड टूट जाएगा। मैं, मेरे पास फोटो होगा, मैं भेजता हूँ विट्रेन का। है मेरे पास फोटो शायद। अरे फोटोज तो बहुत सारे थे, कितना स्टोर करेंगे, तो हटा देता हूँ। अच्छा, देखता हूँ कल मैं आप लोगों को फोटो खींच के ला दूंगा विट्रेन का। ठीक है, मेरे माइंड में है। सर अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं सर? बता देंगे अभी, लाइव में तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है, विट्रेन के यस। फोटोज हैं, तो उसको देख लेना। वो बस समझ लो कि कोयले के अंदर एक चमकदार सब्सटेंस दिखे ना, तो वो एक बैंड है, जो कि क्या है, विट्रेन है। और उसको क्या होता है, इट ब्रेक्स इन स्मॉल क्यूबिकल एंड रेक्टेंगुलर पीसेस एंड इज क्लीन टू टच। एकदम बढ़िया लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में चिपक जा रहा है, काला लग जा रहा है, एकदम वो ग्लासी स्ट्रक्चर में दिखेगा। ठीक है, तो अगर उस तरह का बैंड मिलता है तो उसको हम लोग विट्रेन बोलेंगे। क्लेरेन क्या होता है, ये भी इसी टाइप का है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन कोल एज सेमी ब्राइट लेयर पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स एंड इट डज। किसी का आवाज आ रहा है क्या, थोड़ा माइक म्यूट कर लो ना। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन सेमी ब्राइट लेयर्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। इट डज नॉट सॉइल द फिंगर। सॉइल द फिंगर का मतलब क्या है, हाथ में मिट्टी लगा देना। बताओ क्या है यार, सर देखो, या तो तुम मुझसे पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा, मुझे बताओ। सर उससे सर टच करने पे हाथ में शायद नहीं लगता सर। हाँ, सॉइल द फिंगर मतलब हाथ को गंदा नहीं करता है। यस सर। ठीक है, इट डज नॉट सॉइल द फिंगर, इट रिजेंबल्स विट्रेन एंड इज प्रेजेंट इन हाई क्वालिटी कोल। मतलब विट्रेन और क्लेरेन दोनों मिलता जुलता टाइप का है, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्लेरेन थोड़ा सेमी ब्राइट लेयर में होता है, और विट्रेन जो होता है वो ज्यादा ब्राइट लेयर में होगा, और क्यूबिकल एंड रेक्टेंगुलर पीसेस में टूट के आएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग विट्रेन बोलेंगे। समझ गए, बस यही पे विट्रेन और क्लेरेन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि रेक्टेंगुलर पीसेस में जो बैंड टूट जाता है उसको किस टाइप का बैंड बोलते हैं, तो उसको विट्रेन बोलते हैं। ठीक है, या पूछेगा कोई सेमी ब्राइट लेयर में जो बैंड आता है हाई क्वालिटी कोल में, उसको किस टाइप का बैंड बोलते हैं, तो क्लेरेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेन। उसके बाद ड्यूरेन, द कंस्टिट्यूएंट बैंड हैज डल अपीयरेंस एंड इज लेंटिकुलर इन शेप कंपेयर टू विट्रेन एंड इट इज हार्ड। मतलब अगर विट्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए, क्लेरेन जो होता है इसका अपीयरेंस क्या होता है, इसका अपीयरेंस डल होता है, और ये देखने में हार्ड होता है। मतलब ये फ्राइबल नहीं है, मतलब अगर हाथ में तुम दबाओ तो ये टूटेगा नहीं, थोड़ा हार्ड होगा ये। ठीक है, और जो फ्यूजन होता है वो एकदम भुरभुरा टाइप का होता है ना, डस्ट, उस टाइप का दिखेगा। ठीक है, इट इज डल इन अपीयरेंस, फ्राइबल, सॉइज द फिंगर, मतलब वो बैंड को तुम छुओगे तो हाथ में चिपचिपा लगेगा, एंड इज द मोस्ट इम्प्योर बैंड इन द कोल, द लेयर रिजेंबल्स चारकोल। मतलब इसका मतलब है कि वहां पे कार्बोनेशन पूरा या क्वालिफिकेशन जो बोलो वो पूरा नहीं हो पाया था उस पार्ट में, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी ऑफ वुड नहीं हुआ होगा, या कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी बैंड मिल गया, इम्प्योरिटीज होंगे, जिसके चलते वो बैंड वहां पे रह गया। दिस बैंड इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कोल। जो फ्यूजन होता है वो सारे टाइप के कोल्स में होते हैं। आप देख लेना, कभी ब्लास्टेड कोल को देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ा चिपचिपा लगेगा छूने से। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये फ्यूजन है वहां पे। जनरली उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बैंड होने से क्या होता है ना, कोल के कहाँ पे असर पड़ेगा, एक तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू पे असर पड़ जाएगा। ठीक है, उतना एनर्जी नहीं देगा वो, और वर्किंग में भी थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम करता है, ठीक है, जियोलॉजिकली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चारों समझ गए। कोल के अंदर 4 इम्प्योरिटी बैंड, बैंड के नाम विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। विट्रेन क्या होता है? ब्राइट लेयर, रेक्टेंगुलर पीसेस में होगा, ट्राइबल होगा। क्लेरेन क्या होगा? सेमी ब्राइट लेयर है, बट स्टिल देन ये विट्रेन के तरह ही दिखता है, बट सेमी ब्राइट लेयर में है और हाई क्वालिटी कोल में मिलता है। ड्यूरेन क्या है? थोड़ा सा हार्ड है और डल इन अपीयरेंस है। और फ्यूजन क्या है? एकदम सबसे फालतू टाइप का है, उसको हाथ में छुओ तो गंदा लग जाए, ठीक है, और वो एकदम टूटा हुआ टाइप का मिलेगा, और मैक्सिमम सारे टाइप के कोल्स में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा बैंड है जो सारे टाइप के कोल्सिन में मिलता है, उसका आंसर हो जाएगा फ्यूजेन, ठीक है। ऐसा कौन सा बैंड है जो ब्राइट लेयर में ही दिखता है, ठीक है, अगर बस खाली ब्राइट लेयर लिखा है तो विट्रेन। ऐसा कौन सा बैंड है जो कि हार्ड और डल है, ठीक है, वो हो जाएगा ड्यूरेन। ऐसा कौन सा बैंड है जो कि सेमी ब्राइट टाइप का दिखता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेरेन। क्लोरीन। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? आगे Yes, बढ़े। sir. अब आ जाओ साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मैंने बोला ना, ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसका मेन सारा क्या है? सारा का पर्पस मार्केटिंग है, ठीक है। मार्केट में उसका जितना वैल्यू, मतलब मेरे सामान का जितना वैल्यू होगा, उतना उसका ज्यादा प्राइस मिलेगा, मैं उतना ज्यादा क्या करूंगा? उसको प्रॉफिट पे बेचूंगा, ठीक है। तो क्या है? साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल। द कोल इज क्लासिफाइड जनरली इनटू द फॉलोइंग 4 साइजेस। कोल के कितने साइजेस होते हैं जनरली? 4 साइजेस होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। क्यों होते हैं ये 4 साइजेस? कौन बताएगा मुझे? कोल के मतलब ये 4 का छोड़ दो, कोल का साइज, भाई क्या लेना देना? आग जलाओगे जलेगा, साइज से क्या लेना देना है? बताओ। कोल तो कोल है, बड़ा हो छोटा हो, क्यों हम साइज करते हैं उसको? अलग अलग साइजेस में अलग क्यों बेचते हैं? हाँ बताओ, बताओ अलग बताओ। अलग यूज करने के लिए सर, जैसे कि प्लांट वगैरह में। तो उससे क्या होता है, मुझे ये जानना है। हम्म। सर छोटे कोल की सर क्लोरिफिक वैल्यू कम होती है सर। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई कोयला तो समझो, ये एक टुकड़ा है। अब इसी को बोल रहा है कि छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो मेरे को, और तोड़ के दो। तो ये तोड़ के क्यों मांग रहा है? इसका रीजन क्या है, मुझे ये जानना है। मतलब ये साइज क्यों करने को बोल रहा है? ये जो इतना हमें पढ़ना पड़ रहा है, 50 से 200 mm, 25 से 50 mm, 0 से 50, 0 से 25 mm, ये क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है? इसका रीजन क्या है? मेन रीजन कोई बता पाएगा? मीरा बताओ, क्या रीजन हो सकता है? सर नहीं नहीं पता पता। सर। हम्म। सर नहीं पता। नहीं पता। और किसी को कोई गेस करेगा? जो जो क्लास में है सब लोग। सर ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगा सर। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी से कोई मतलब नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आसानी होता तो इतना हम लफड़ा करते ही नहीं, ये सब बात ही नहीं होता। सुनो, इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे समझोगे, मैं बता रहा हूं। एक कॉपी का पेपर है, ठीक है, और एक, ये देखे हो ना, कूट, जिसमें सारे बिस्किट वगैरह आते हैं, पैकेट, वो भी क्या है? वो भी तो पेपर है, बट कैसा दिख रहा है? वो थोड़ा मोटा है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ तो अब मुझे बताओ, इजीली कौन सा जल जाता है? कॉपी वाला जो एक सिंगल पेपर, वो जलता है इजीली, कि ये मोटा वाला जलता है? दोनों तो पेपर ही है, कौन सा जलेगा? पतला वाला। कॉपी वाला पतला पेपर। वाला। तो बस यही रीजन है। तो हम कोल का स्क्रीनिंग, इस जो साइज होता है ना, इसको बोलते हैं कोल स्क्रीनिंग। कोल का सर स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। कोल का अच्छा, बोलो बोलो, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। जैसे कंपनी में पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं कोल को, इसीलिए। बता रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोल का स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, जैसे समझो कोयला से तो जल रहा है आग, बट किसी को क्या हुआ?
किसी को अचानक से बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को स्लो टेम्परेचर चाहिए ज्यादा समय के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे कि सपोज दैट आपको एक प्लास्टिक मेल्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए जो कि तुरंत प्लास्टिक मेल्ट हो जाए। ठीक है, बट आपको आयरन मेल्ट करना है, तो अचानक से अगर जल जाए फिर वो बुझ जाए तो आयरन मेल्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो आयरन को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, हम कैंडल का एग्जांपल देते हैं। आयरन को मेल्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लंबे समय के लिए चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सबने एक बहादुरी जरूर किया होगा, कैंडल के अंदर से वो अपना उंगली निकाल के दिखाया होगा, देखो मैं जादू कर सकता हूं, है कि नहीं? उंगली जला क्या? नहीं। क्यों नहीं जला? क्योंकि अर्थ में सारे सब्सटेंस का अपना अपना एक लैग ऑफ इग्निशन है। क्या है? लैग ऑफ इग्निशन है। मतलब उसको जलने में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कुछ सेकंड का टाइम चाहिए। ठीक है, तो कोल का स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि सपोज दैट कि कोई मेटालर्जिकल इंडस्ट्री है, मतलब जहां पे स्टील बनाए जा रहे हैं, तो उनको एक बड़ा साइज का कोयला चाहिए जिससे एक लंबे समय तक क्या हो, वो कोल जलता रहे और स्लो स्लो हीट देते रहे, ताकि कांस्टेंट हीट मिलने से आयरन मेल्ट हो सके और स्टील बन सके। बट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, उनको क्या करना है, कोयले से जला के उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए, ताकि वाटर जो है वो जल्दी बॉयल हो सके। जितना ज्यादा वाटर बॉयल होगा उतना स्पीड में क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा, और जितना स्पीड में स्टीम निकलेगा उतना ही स्पीड में टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यस सर। इंडस्ट्री का यूज अलग अलग है कि नहीं? किसी को मान लो ईटा भट्टा में ईटा को बेक करना है घर बनाने के लिए, ब्रिक्स। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए कि टेम्परेचर एक मेरा मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहे, एक लगभग टेम्परेचर बहुत लंबे समय के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए उसमें जलता ही रहे। ठीक है, अब आ जाओ डोमेस्टिक पर्पज से, घर पे खाना बनाना है, तो मैं तुम्हें एक 1 केजी का बड़ा कोयला का लंप लाके दे दूं, मैं बोलूं खाना बनाओ या इसको चूल्हा पे जलाओ, घर पे जलेगा? नहीं जलेगा। तुम क्या करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे कि नहीं करोगे, छोटा करोगे ना? क्यों? यस सर। छोटा करने से एक तो जलाने में इजी होगा, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो खाना कुकिंग लायक बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्री का जरूरत के हिसाब से कोल का स्क्रीनिंग किया जाता है। ठीक है, ये मेन रीजन है। अब क्या होता है, हम जो कोल निकालते हैं, तो हम तो बहुत हेवी ब्लास्टिंग करते हैं ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में छोटा ब्लास्टिंग होता है ओपन कास्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम जो ब्लास्टिंग करते हैं, अब मान लो हमने किया ओपन कास्ट में 100 मीटर्स का एक कोल सिम को ब्लास्टिंग, पैच को विड्थ में 100 मीटर्स का और डेप्थ में 5 मीटर का, तो हमने जो ब्लास्टिंग किया, तो कोल क्या हुआ, एक अनइवन साइज में निकला कि नहीं निकला? ठीक है, कोई कोयल इतना बड़ा निकल गया, कोई इतना बड़ा निकल गया, कोई थोड़ा छोटा निकल गया, तो सारे साइज में निकला। तो हम क्या करेंगे, ये सारे कोल को ले जाके क्रशर में क्या करेंगे, डंप करेंगे। क्रशर में क्या करेंगे, अब क्योंकि मेरा एक माइन है, तो और तुम लोग मेरे कस्टमर हो फॉर एग्जाम्पल, तो किसी का तुम्हारा डिमांड है, मुझे 25 mm का कोयला का साइज चाहिए, किसी और का डिमांड है उसको 50 mm का चाहिए, किसी को 500 mm का चाहिए। तो जिसको जो डिमांड है, क्रशर में हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से कोयले के साइज को स्क्रीनिंग करके हटा देंगे। जो छोटा है वो छोटे में छट जाएगा, और जो बड़ा है उसको हम लोग क्रश करके छोटा बना सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से कोल का साइज फिक्स किया जाता है। तो अब हम जो क्रशिंग कर रहे हैं ना, तो क्रशिंग में क्या हुआ, एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया ना। तो अगर मैं छोटा साइज का कोल अगर मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे डिमांड के हिसाब से, तो उसका प्राइस अधिक तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माइन से वो कोल कहाँ तक ले गया, क्रशर में ले गया, मेरा क्रशर में यूज हुआ, वो कोल क्रश हुआ, तुम्हारे साइज के हिसाब से कोयला बना, उसके बाद फिर वहां से वो कोल डिस्पैच हुआ। तो ये सारे प्रोसेस में एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है कि नहीं है? है? ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं बिना क्रशिंग के कोयला लेता, तो अगर मुझे वो 100 रुपए केजी मिलता, आफ्टर क्रशिंग वो कोयला मुझे 110 रुपए केजी मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग इसलिए किया जा रहा है। तो स्क्रीनिंग का क्या हुआ, अब कोई भाई मान लो कि कोई डिमांड कर दिया मुझे 5 mm, मुझे 7 mm, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया इंडिया के हिसाब से, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कि कोई भी कस्टमर अगर कोयला मांगेगा तो उसको इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मांगना होगा, और उस स्टैंडर्ड का अपना अपना एक प्राइस फिक्स होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसको जिस साइज का चाहिए
उस साइज का फिक्स होगा। अब समझ में आया कि ये कोयले का साइज क्यों होता है अलग अलग? यस सर। यस सर, एकदम बढ़िया हाँ से जी। समझ में आ गया ना? यस सर। सर क्योंकि सर इस सिंगरौली में एनटीपीसी है ना यहाँ पे, हाँ है। बिंद नगर वाला, तो हाँ हाँ, उसमें एनटीपीसी सर बिजनगर मैं तो कोयला गया हूँ के वहां पे। पाउडर, हम्म। वहां पे। कोयला इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पाउडर फॉर्म में लगता है। अच्छा। हाँ लगता होगा। देखो, जब भी कोई कोयले का सेल्स का ऑर्डर आता है ना, तो वो लिखेगा उसको स्लैग कोल चाहिए, रबल कोल चाहिए, स्टीम कोल चाहिए, ठीक है। जनरली पावर प्लांट वगैरह में ना रबल कोल लेते हैं, रबल या स्टीम, रबल या स्टीम, ठीक है। स्लैग वो लोग नहीं लेंगे। उनका उतना साइज होने से उनको अच्छा से क्या होगा, उनको अच्छा एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा। तो वो हमारे कस्टमर है, हम उनको सेल करेंगे। जी सर। लो भाई, ठीक है। एक होता है कोल पल्प, ठीक है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। कोल पल्प क्या होता है? तो खैर, अब समझ गए। तो यस सर। कोयले का चार कैटेगरी होता है फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। उसको बोलते हैं स्टीम कोल, जिसका साइज क्या होता है, 50 mm to 200 mm। कितना mm? 50 mm to 200 mm। जस्ट जो कोयले का साइज होता है उसको बोलते हैं, सॉरी, स्टीम कोल, ठीक है। अगर कोयले का साइज को 25 mm to 50 mm में रखा गया तो उसको बोलेंगे रबल कोल, ठीक है। और अगर कोयले के साइज को 0 mm, ठीक है, मतलब कोल पल्प या कोल डस्ट, ठीक है, कोल डस्ट में अगर बना दिया गया 0 mm to 25 mm का डिमांड कर दिया गया, तो उसको बोलेंगे स्लैक कोल। इसको स्लैक रबल स्टीम ऐसे याद रखना है, ठीक है, नीचे से स्लैक रबल स्टीम, ठीक है। स्लैक कोल का साइज क्या होता है, तो 0 से 25 mm। रबल का क्या होता है, 25 से 50। स्टीम का क्या होता है, 50 से 200, ठीक है। आप लोग देखोगे, रेलवे वैगन्स देखे हैं ना, जहाँ पे कोल ट्रांसपोर्ट होता है, मालगाड़ी, यस सर। उसमें देखना ना, किसी किसी पेपर में लिखा होगा स्टीम कोल, ठीक है। किसी किसी पेपर में, वहां पे व्हाइट पेपर स्टेशन में कभी खड़ा रहो, जहाँ पे कोल ट्रांसपोर्ट होता है, देखना वहां पे स्टीम लिखा होगा या रबल लिखा होगा, ठीक है। वो कोयले के साइज को दर्शाता है। कभी जाओ नेक्स्ट टाइम तो ध्यान देना, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा तुम लोग को। यस। ये तो तीन पढ़ लिए। स्लैग सबसे छोटा, उसके बाद रबल मीडियम, और स्टीम 50 से 200 mm एंड अबव, ठीक है। बट एक और साइज है, उसको बोलते हैं रन ऑफ माइन। रन ऑफ माइन अनस्क्रीन साइज ऑफ कोल, मतलब मेरा ब्लास्टिंग के बाद मेरा जिस साइज का कोयला निकला, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, मेरा कस्टमर का अगर मुझे उसका डिमांड है कि आपको जो निकला है मुझे वही दे दिए, मुझे क्रशिंग नहीं चाहिए, मैं अपना खुद से कुछ व्यवस्था करूंगा या मैं उसी को यूज करूंगा, ठीक है। तो जो अनस्क्रीन साइज होता है, जिस कोयले का कोई साइज फिक्स नहीं है, उसको बोलते हैं आरओएम कोल, रन ऑफ माइन कोल। रन ऑफ माइन मतलब जो मेरा माइन के रन करने से निकला, उसी को बोल दिए आरओएम, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या फंसाता है ना, कि आरओएम कोयले का साइज क्या होता है, 0 से 25 mm, 25 से 50, 50 से 200, या नन ऑफ द अबव। समझे? सर बहुत लोग आर ओ मार एम देते सर हैं। ग्रेड। हेलो। हाँ बोलो। सर आर ओ एम सर ग्रेड के लिए नहीं रहता सर, ये कुछ भी। नहीं, आरओएम का जो बात है, ये साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। आरओएम का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नॉट ग्रेड। ग्रेड से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई अगर आरओएम बोल दे, मतलब अनस्क्रीन साइज, जिसका कोई भी साइज फिक्स ना हो, ठीक है, जिसका कोई सर पैर ना हो, वो बोलेंगे आरओएम। आप गलती नहीं ना करोगे इधर से। नहीं सर। नहीं ये सर। सारा साइजेस याद रख लिए, स्लैक रबल स्टीम, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 200, ये तीन साइज होता है। और जिसका कोई साइज नहीं है उसको बोलेंगे रन ऑफ माइन, आरओएम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल विच फॉर्म द कोल। क्वालिटी, जो कोल का क्वालिटी हम बात करते हैं ना, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो जब कोल बना है ना, उस टाइम पे जो प्लांट था, ठीक है, तो जैसे आप लोग देखोगे ना, लकड़ी में अलग अलग क्वालिटी, लकड़ी तो सारा लकड़ी एक है क्या? सारा लकड़ी तो एक नहीं है, ठीक है।
लकड़ी तो बोलो तो मतलब आम का पेड़ का भी लकड़ी होता है, नीम का भी लकड़ी होता है, सागवान का भी लकड़ी होता है कि नहीं? बट सबके अलग अलग क्यों वैल्यू है? क्योंकि उसके स्ट्रेंथ उतने ज्यादा है, मतलब उसके अंदर उस पेड़ के अंदर जो उसका स्टेम है, ठीक है, या जो उसका ट्रंक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में है, ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके अंदर जितने ज्यादा क्वांटिटी के और क्वालिटी के फाइबर्स थे, तो उसके अंदर उस पेड़ के डिकम्पोजिशन होने से उतना अच्छा कोल का क्वालिटी का फॉर्मेशन हुआ है। समझे? ऐसा है ये। द मोड ऑफ एक्यूमुलेशन एंड ब्यूरियल ऑफ द प्लांट डेब्रिस, किस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। द एक्सट्रेनियस इनऑर्गेनिक मैटर देन गॉट इंटरमिक्स्ड विद द प्लांट एंड मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक चीजें इनके साथ जो मुझे नहीं चाहिए था उसमें वो कितना मिल गए, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल डिके, बैक्टीरिया के डिके से कितना, मतलब पेड़ पौधा जो पानी में गया सड़ के गल के कितना डिके हुआ, ठीक है। द मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस क्या था और कितना टाइम तक हुआ। द एज ऑफ द डिपॉजिट एंड द सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कोल का क्वालिटी कैसा होगा। आजकल ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को एकदम आप लोग याद कर लेना है, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। ये सब कुछ याद करने का नहीं है, ये सब एक जनरल नॉलेज है, आप लोग देखोगे तो इसको याद आ जाएगा, है कि नहीं? ये एक जनरल नॉलेज का चीज है। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 8:30। 8:30 से है ना? अच्छा ठीक है, तब तो फिर इसको कर ही लेते हैं और थोड़ा देर पढ़ ही लेते हैं फिर हम लोग। चलो, अब आ जाओ एनालिसिस ऑफ कोल में, ठीक है। तो क्या होता है ना, एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का सीधा सा मतलब है कि कितने कार्बन कंटेंट पे कितना एनर्जी दे रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन परसेंट डिलीवर्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोल। तो कोल का एनालिसिस के पूरे वर्ल्ड वाइड में दो प्रोसेस है, एक बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, एक बोलते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ठीक है। क्या होता है अल्टीमेट एनालिसिस, क्या है और प्रोक्सीमेट क्या है, देख लो। द अल्टीमेट एनालिसिस गिव्स परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट like oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, and phosphorus, and is useful to consider the suitability of coal for certain purpose, particularly in the chemical industry। मतलब उस कोल के अंदर, ठीक है, इन सब चीजों की मात्रा कितनी है, ठीक है, और वो कितना सुटेबल है उस कंडीशन के लिए। तो उस तरह का जो एनालिसिस किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस थोड़ा लफड़े वाला है। ये क्या बोलता है, द प्रोक्सीमेट एनालिसिस गिव्स द परसेंटेज, किसमें, परसेंटेज बाय वेट ऑफ, ठीक है। इसका परसेंटेज किसमें था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब गैसेस हो गए, इनर्ट गैसेस हो गए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है इनका परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। द प्रोक्सीमेट एनालिसिस गिव्स द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एस, ऑफ मॉइस्चर, ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड द फिक्स्ड कार्बन, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो क्वांटिटी है एक कोल के अंदर, इन द, इन विच कैटेगरी, इन द फॉर्म ऑफ वेट, मतलब 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है, जो भी है, तो वेट में इनका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो एस क्या है, एस इज द इनऑर्गेनिक रेसिड्यू लेफ्ट when the coal or coke is incinerated in the air to constant weight under specific condition, मतलब जलने के बाद जो रेसिड्यू बचा उसको बोला गया एस। मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर इज द वाटर expelled in the various forms when coal is heated under specific condition, ठीक है। मतलब कोयले का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके अंदर वो मॉइस्चर कंटेंट करता है, खुद से सेल्फ उसका है मॉइस्चर, ठीक है। तो उस तरह के मॉइस्चर को एक्चुअली बोलते हैं हम लोग, माइनिंग टर्म में क्या बोलते हैं, कोयले के अंदर जो मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट है,
उस तरह के मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? बताओ। वोलेटाइल मैटर सर। नहीं, उस तरह के मॉइस्चर को बोलते हैं इनहेरेंट मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर इज इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल मैटर, ठीक है, या इम्प्यूरिटी इन द कोल। बट जो एक होता है, जैसे समझो पेड़ जो है आपका, पेड़ के अंदर क्या है, फाइबर है कि नहीं? जो तने होते हैं पेड़ के, पतले 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 पतले, और इनके अंदर पानी होता है। तो ये जब कार्बोनाइजेशन हुआ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो सारा पानी क्या हुआ, ड्राई हो गया। बट स्टिल देन कुछ कुछ मॉइस्चर का पार्ट जो है वो कोयले के अंदर रह गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खत्म हो गया, क्योंकि वो लकड़ी से ही बना और लकड़ी में मॉइस्चर होता है, तो थोड़ा बहुत पार्ट रह गया। ठीक है, तो जो कोयले के अंदर जो मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट है, उस तरह के मॉइस्चर को बोला जाता है इनहेरेंट मॉइस्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर। पढ़ाऊंगा उसको भी। उसके बाद आता है वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस इन कोल। वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू टोटल टोटल लॉस इन वेट माइनस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मतलब कोयला निकालने के बाद गैस गैस क्या होंगे, वो तो जाहिर सा बात है उड़ जाएंगे। ठीक है, या जब उसको हीट करेंगे तो वो हीट के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, और जितना टोटल वेट में, ओवरऑल अगर वेट 20 केजी है, तो 20 केजी में अगर सपोज 400 ग्राम गैस था, तो कितना बचा, 19.6 केजी माइनस द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो सपोज दैट 200 ग्राम मॉइस्चर कंटेंट है, 200 ग्राम्स, 0.2 केजी। ठीक है, तो अब एक्चुअल कोल का वेट कितना बचा, 19.4 केजी। अब ये क्या है, ये एक्चुअली कार्बन कंटेंट है। अब इसको जब जलाएंगे हम लोग, तो इसके अंदर से सपोज दैट 2 केजी एस निकलेगा। तो इसके अंदर कार्बन का मात्रा कितना था, कितना केजी था, 17.4 केजी। तो अब जो हीट का कैलकुलेशन होगा वो इस 17.4 केजी पे होगा। समझे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो क्या है, volatile matter total loss in weight moisture content when coke और coal is heated under specific condition। तो अब हमें क्या जानना है, ये 17.4 केजी क्या निकला, ये 17.4 केजी कार्बन निकला। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कार्बन। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कार्बन। तो हमने 1 केजी कोयला लिया, और मैं बोलूंगा इसके अंदर से फिक्स्ड कार्बन मुझे बताओ कितना है। तो कैसे निकालोगे, अब मुझे बताओ तुम लोग। 1 केजी कोयला मैं तुम लोग को दे रहा हूं, तो अब मुझे बताओ इसके अंदर से फिक्स्ड कार्बन कैसे निकालोगे। तो फिक्स्ड जी कार्बन का फॉर्मूला है 100 माइनस मॉइस्चर परसेंटेज, ठीक है, प्लस एस परसेंटेज, प्लस वोलेटाइल मैटर जो मैं तुम्हें बताया। ठीक है, तो 200 ग्राम मॉइस्चर, ठीक है, 1 केजी एस, ठीक है, और 250 ग्राम वोलेटाइल मैटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 1 केजी 450 ग्राम। ठीक है, मतलब कितना हो गए, 1450 या 1.45 केजी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे माइनस कर देना है। ठीक है, तो एक्चुअल जितना डाटा आएगा, ये तो मैं रफ में समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो अगर 45 आया तो क्या हो जाएगा, वो उतना फिक्स्ड कार्बन है। 45% इज द फिक्स्ड कार्बन इन 1 केजी ऑफ कोल, या पर केजी ऑफ कोल, या ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ कोल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, फिक्स्ड कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस मॉइस्चर परसेंटेज प्लस एस परसेंटेज प्लस वोलेटाइल मैटर। ठीक है, अब क्या है, कोल दैट हैज बीन एक्सपोज्ड, ये यहां से मत पढ़ो, ऐसा करो कि पहले इनहेरेंट मॉइस्चर समझो जो मैं बता रहा था। सम मॉइस्चर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कोल एंड फॉर्म द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट्स ड्यूरिंग
इट्स नेचुरल फॉर्मेशन, मतलब जब कोल का नेचुरल फॉर्मेशन हो रहा था तो उस दौरान कोल के अंदर कुछ मॉइस्चर रह गया। सच मॉइस्चर इज कॉल्ड एज इनहेरेंट मॉइस्चर। ठीक है, उस तरह के मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? इनहेरेंट मॉइस्चर। द प्रोक्सीमेट एनालिसिस गिव्स डाई परसेंटेज ऑफ इनहेरेंट। जब प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं ना तब निकलता है एक्चुअल परसेंटेज ऑफ इनहेरेंट मॉइस्चर। तो अब क्या है, कोल दैट हैज बीन एक्सपोज टू कॉन्टैक्ट विथ वाटर इन द सीम or in washery during storage, transit in rainy season, or in open wagons or truck that may carry free or visible water adhere to the surface or in the cleavage and cracks. Such moisture is known as free moisture or external moisture. समझ में आया कि कोल के अंदर जो अंदर से जो मॉइस्चर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनहेरेंट मॉइस्चर। बट कोल के अंदर अगर एक्सटर्नल किसी रूप से, मतलब कोयला के अंदर हम वाटर स्प्रेइंग करते हैं ना कभी कभी, या कोल सीम जहां पे माइंस चलाते हैं तो कोल सीम में पानी भी आता है कि नहीं? तो कोल भीग जाता है, तो भीगा मतलब क्या हुआ? उसने मॉइस्चर को सोक कर लिया ना। अरे सोक किया कि नहीं किया? किया सर, किया। तो जो एक्सटर्नल सोर्स से कोल जो मॉइस्चर को सोक करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। ठीक है, और कोयले के अंदर जो पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट मॉइस्चर। या इसको ऐसा समझो, हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पानी है कितना है? 80% पानी है। बट अगर आप नहा के आते हो तो थोड़ा बहुत पानी और बॉडी में रहता है कि नहीं रह जाता है? बिना कपड़ा से पोछे पहले। ठीक है, तो आपके पानी रहने से बॉडी का मास बढ़ जाता है, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, 10 ग्राम ही बढ़े, 5 ग्राम ही बढ़े, 2 ग्राम ही बढ़े। बट क्या होगा, थोड़ा सा वो बॉडी के अंदर पानी क्या होगा, बाहर बाहर में चिपक के रहता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि वो नहाने के दौरान या मुझे बारिश में भीगने के दौरान मिला है। बट जो अंदर मेरे अंदर मॉइस्चर है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनहेरेंट मॉइस्चर। तो कोयले के अंदर जो मॉइस्चर होता है पहले से उसको बोलते हैं इनहेरेंट मॉइस्चर। और कोयले के सिपिंग के टाइम में या एक्सट्रैक्शन के टाइम पे या वॉशरी के टाइम पे जो कोयला एक्सटर्नल सोर्स से जो मॉइस्चर को सोक कर लेता है ना उसको बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। ठीक है, तो अब मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं इस कोयले के अंदर टोटल मॉइस्चर क्या है तो कैसे निकालोगे? तो टोटल मॉइस्चर इज इक्वल टू फ्री मॉइस्चर कितना आया प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर कितना था, इन दोनों का जो एडिशन होगा उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा टोटल मॉइस्चर। ठीक है, तो इनहेरेंट मॉइस्चर मान लो कि 20 ग्राम था इनहेरेंट, और फ्री मॉइस्चर जो बाहर से आया वो समझ लो 15 ग्राम था। तो अब टोटल मॉइस्चर क्या हो गया? कितना हो गया? 35 ग्राम। ठीक है, तो हम जब प्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे तो ये टोटल मॉइस्चर को ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? देयर आर 4 डिफरेंट वेज इन विच प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल कैन बी रिपोर्टेड। 4 तरीका है कोल को प्रोक्सीमेट एनालिसिस करने का। क्या है? एनालिसिस एज रिसीव्ड ऑन सैंपल बेसिस, जो जैसा सैंपल मिला उसी के हिसाब से एनालिसिस करना। एनालिसिस ऑन एयर ड्राइड सैंपल बेसिस, उसको ड्राई कर लेना है उसके बाद उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस ऑन इक्विलिब्रेटेड कंडीशनल बेसिस, या एनालिसिस ऑफ यूनिट कोल बेसिस और ड्राई मिनरल मैटर फ्री DMFF बेसिस और प्योर कोल बेसिस। इन चारों पॉइंट को याद रख लो। ठीक है, कि प्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए कितने तरीके होते हैं? 4 होते हैं। एक तो नॉर्मल ये 3 तरीका है। थोड़ा सा अलग में क्या होता है, कोल को यूनिट बेसिस पे या मिनरल मैटर फ्री DMMF ड्राई मिनरल मैटर फ्री, ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग कोल का जांच करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मतलब वो कितना हीट दे रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोल के क्या जानते हैं हम लोग? कोल का प्रोक्सीमेट एनालिसिस मतलब वो कितना एनर्जी दे रहा है जलाने से। तो उसका ये 4 तरीके से हम लोग उसके एनर्जी कंटेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो तो आज यहां तक पढ़ते हैं, कल के क्लास में इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है।
इसके आगे का जो कुछ चीजें हैं उसको उसको ये सब चीज कोकिंग नॉन कोकिंग ये वाला चार्ट याद रखना होगा, ठीक है? आप लोगों को मैं दे दूंगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज देखता हूँ, आज ही अपलोड कर दूंगा सारा, ठीक है? ये सारा चार्ट याद रखना होगा। कुकिंग नॉन कुकिंग कोल का क्या होता है, कितने होते हैं, कितने टाइप्स है, नॉन कुकिंग का क्या क्या ग्रेडिंग है, कितने से कितने होते हैं, G1 से G9 है। तो ये सारा चार्ट्स याद रखने होंगे, ठीक है? तो कल ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? सबको समझ में आ रहा है ना भाई? कहीं डाउट तो नहीं रह रहा है? नहीं देखो क्योंकि अब टाइम, अब डाउट मत रखो, जो डाउट रखना था पहले रख लिए, जो डाउट है क्लियर कर लो, क्योंकि अब तो एग्जाम में अपेयर करना है तो मौका मिलेगा नहीं फिर, ठीक है? और थोड़ा सा रिवीजन करो ये, अगर शाम को क्लासेस में ले रहा हो ना, तो दिन में ये वाला वीडियो एक बार और देख लो, ठीक है? तो क्या होगा, वो चैप्टर आपको रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है? जी सर। चलो यार, फिर बढ़िया लगा, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। चलो थैंक यू यार सबको। थैंक चलो आशीष, राजेश, अरुण, मीरा, विवेक, सबको बाय एंड ऑल द बेस्ट। यू। आज फिर से डेली मेथड्स ऑल द बेस्ट रहता है, ठीक है? यस। चलो बाय।